नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। हाल फिलहाल में आपने तस्वीरें देखी जब लोग काफी ज्यादा परेशान हुए क्योंकि फ्लाइट्स लगातार इंडिगो की कैंसिल हो रही थी। और इंडिगो के उस दौरान जब पूरी फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं, बैक टू बैक लोगों को परेशानी हो रही है, एयरपोर्ट पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग दो दो तीन तीन दिन तक इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब उनकी फ्लाइट को लेकर कोई जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इंडिगो क्राइसिस के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसके बाद एक हमें सच्चाई भी देखने को मिली कि शायद अब हमारे देश में जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जिसके बाद हमारी सरकार ने कुछ फैसला लिया और 3 एयरलाइंस को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो अल हिंद को यहाँ पर दिया गया, क्योंकि एयरलाइन ऑपरेटर्स की संख्या बढ़ाने की यहाँ पर जद्दोजहद पहले से भी की जा रही थी। लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि इसी क्रम में जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अल हिंद, फ्लाई एक्सप्रेस और पहले से एक मंजूरी पा चुकी थी जिसका नाम था शंख एयरलाइन, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। यानी कि अब हमारे देश में फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ेगी, एयरलाइंस की संख्या भी बढ़ेगी, ताकि जिस तरह से इंडिगो संकट हमको देखने को मिला, इंडिगो क्राइसिस देखने को मिला, वैसे कुछ तरह की तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिले। उम्मीद यही है कि इन एयरलाइंस के अगले साल से परिचालन में होने की शुरुआत, पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। लेकिन इन तीनों एयरलाइंस में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है अल हिंद एयरलाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीन एयरलाइन, लेकिन चर्चा में केवल अल हिंद एयरलाइन क्यों है? तो आपको मैं बता दूं, आपको सुनने के बाद हैरानी भी इस पर निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि अल हिंद एयरलाइन ऐसी एयरलाइन है जो पहले टिकट बुकिंग में थी। 30 साल पहले उन्होंने टिकट बुकिंग ट्रैवल एजेंसी से अपनी शुरुआत की और अब वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रही है जिसको लेकर लोग पहले से भी काफी ज्यादा डरते हैं। क्योंकि आपने जेट एयरवेज को देखा, आपने किंगफिशर्स को देखा, ये तमाम वो एयरलाइंस थी जो कि काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आई, उसके बाद फिर वो बंद भी हो गई। तो ऐसे में एक ट्रैवल एजेंसी कैसे इस पूरी इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाएगी, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसको लेकर यही है कि कैसे एक ट्रैवल एजेंसी की यहाँ पर शुरुआत हुई और उसके बाद से जो उनका पूरा सफर है वो आज यहां तक पहुंचा है कि अब अगले साल से वो परिचालन में भी आ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार अल हिंद एयरलाइंस है क्या, कहां पर यह स्थित है, कहां पर इसका मेन फोकस हमेशा से रहा है, इनके मालिक कौन है, क्योंकि इनके मालिक को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अल हिंद एयरलाइंस है क्या। तो देखिए, अल हिंद एयर जो है वो करीब करीब अल हिंद ग्रुप का ही हिस्सा है, जिसका बेस जो है वो केरल में स्थित है। 30 सालों से, यानी कि ये हाल फिलहाल में कोई शुरू हुई एजेंसी नहीं है, या फिर हाल फिलहाल में ही वो इस इंडस्ट्री में नहीं एंटर करी है, बल्कि ये 30 सालों से इसमें काम कर रही है। ट्रैवल टूरिज्म पर इनका हमेशा से मेन फोकस रहा है। खासतौर पर अगर बात करें तो हज और उमरा सेवाओं में सबसे ज्यादा ये लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरह से अगर तस्वीर देखिए तो ये जो पूरा ग्रुप है वो एविएशन सेक्टर से काफी ज्यादा दूर रहा, और इसीलिए सभी लोगों के बीच में इस बात को लेकर उत्सुकता काफी ज्यादा है कि कैसे एक ट्रैवल एजेंसी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर लैंड करके अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी और जो तमाम लोगों की उम्मीदें हैं वो उसको पूरा कर पाएगी। तो देखिए, केरल स्थित इस कंपनी को शुरुआत जो जिसने की, उनका नाम था मोहम्मद हारिस। इन्होंने इसकी पूरी शुरुआत की, जो आज भी अल हिंद ग्रुप के डायरेक्टर हैं, और इसी कंपनी को अब आगे बढ़ा रही हैं पीवी वत्सराज। अब इनके हाथों में जिम्मेदारी है जो इसको वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सबसे पहले इस कंपनी की शुरुआत की बात करते हैं, क्योंकि वहां से शायद आपको प्रेरणा भी मिलेगी और कई लोगों के अंदर उत्सुकता भी इसको लेकर काफी ज्यादा है कि आखिरकार इनकी शुरुआती स्टोरी क्या है। तो देखिए, अगर बात करें तो इनकी शुरुआत साल 1992 में अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर हुई, जैसे कि मैंने आपके साथ शुरुआत में भी इसको लेकर जानकारी साझा की। शुरुआत में कंपनी ने देश के अंदर ही अपना ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन इसके महज 3 साल बाद यानी कि 1995 में इन्होंने अपनी जो ग्रोथ है वो एक्सपेंड करी और अपने ऑपरेशंस के दायरे को थोड़ा और बढ़ाते हुए मिडिल ईस्ट में भी अपने बिजनेस को बढ़ा लिया। साल 2014 की अब बात करें तो कंपनी ने अपना B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसमें फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग या फिर वीजा सर्विसेज भी शामिल थी, जिसके बाद उन्होंने अपना जो एक्सपेंशन है वो शुरू कर दिया था यहाँ पर। अब साल 2020 की बात करें तो साल 2020 में अल हिंद ग्रुप ने धनहिंद यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपना फिनटेक, ट्रैवल और अन्य सर्विसेज से जुड़ा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यानी कि अब ये केवल टिकट बुकिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि अपनी वीजा संबंधित सर्विसेज भी दे रहा था, आपको होटल बुकिंग की सर्विसेज भी दे रहा था।
अब सबसे दिलचस्प बात करते हैं इनके मालिक कौन है। हालांकि मैंने आपको शुरुआत में उनका नाम जरूर बताया, लेकिन उनकी कहानी भी आप सुनकर जरूर हैरान होंगे। तो देखिए, अल हिंद ग्रुप के डायरेक्टर है टी मोहम्मद हारिस, जिन्हें ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में लगभग 30 साल से भी ऊपर का अनुभव है। कालीकट में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने बीए हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई की और उसके बाद फार्माकोलॉजी में उन्होंने डिग्री भी हासिल करी थी। अल हिंद ग्रुप को बढ़ाने में मोहम्मद हारिस का सबसे ज्यादा हाथ माना जाता है कि उन्होंने इस कंपनी को बढ़ाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी, जिसको अब वो आगे बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब सवाल इसको लेकर यह भी है, उनके धर्म को लेकर भी यहाँ पर काफी ज्यादा एंगल देखा जा रहा है, चूंकि तस्वीरें आपने पहले भी देखी हुई हैं। अब कुछ लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पर इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि मोहम्मद हारिस, जिनका जुड़ाव मुस्लिम धर्म से है ऑब्वियसली, तो इसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। लेकिन मैं ही आपसे सवाल करना चाहूंगी जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि क्या कोई बिजनेस सफल हो पाएगा या फिर असफल हो पाएगा, वो हम उसके धर्म के एंगल से देखेंगे या फिर उसके मैनेजमेंट के एंगल से देखेंगे। खैर, अब बात करते हैं कि किस तरह से लगातार जो इसका बेस है वो केरल में है। इसको लेकर भी लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल हैं कि आखिरकार बेस केरल में है तो उसका फायदा क्या होगा। इसके लिए मैं सबसे पहले कुछ आंकड़े आपको बताना चाहती हूँ, वो आंकड़े आपको जरूर इस पूरे मुद्दे को समझने में मदद करेंगे। तो केरल माइग्रेशन सर्वे 2023 की एक रिपोर्ट कहती है कि केरल से लगभग 2.2 मिलियन लोग विदेश में या तो सेटल्ड हो चुके हैं या फिर वो वहां पर काम कर रहे हैं, ये आंकड़े कहते हैं। अब इनमें से अगर बात करें तो 80.5% लोग गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के देशों में काम कर रहे हैं। यानी कि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 1.7 मिलियन लोग केरल के जो कि गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं या फिर वहां पर सेटल्ड हो चुके हैं। और इसीलिए जो इस एयरलाइन का मेन फोकस है वो केरल और गल्फ कंट्रीज पे है। अब समझिए कि केरल और गल्फ कंट्रीज के कॉम्बिनेशन को हम गोल्ड कॉरिडोर क्यों कहते हैं। तो देखिए, इसके बिजनेस एंगल को यहाँ पर मुख्यतः हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लाखों लोग केरल के गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, हर महीने काफी लोग जाते हैं। यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत की अगर बात करें तो ये ट्रैफिक काफी यहाँ पर हाई होता है और इसी ट्रैफिक को कहा जाता है गोल्ड कॉरिडोर। और इसी वजह से जो ये एयरलाइन है इसका मेन फोकस यहाँ पर देखा जा रहा है। चूंकि केरल की स्थित ये कंपनी है और इसका जो ग्लोबल नेटवर्क है वो मुख्यतः वहीं पर है। भारत के अलावा सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत जैसे खाड़ी देशों में भी अपना काम करती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी। और कंपनी के टर्नओवर की अगर हम बात करें तो इसका टर्नओवर लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा का रहा है। यानी कि ये कंपनी अभी तक तो सफलता की ऊंचाइयों पर नजर आ रही है। और गोल्ड रूट्स की मैं यहाँ पर बात कर रही थी, चूंकि ये पहले से ही वर्कर ट्रैवल, रिलीजियस ट्रैवल या फिर कम खर्च वाली फ्लाइट्स के ऊपर अपना मेन फोकस रखती है। इसलिए संभावनाएं ये है कि ये एयरलाइन सरवाइव कर जाएगी। अब सवाल ये है, जिसका मैंने अभी यहाँ पर जिक्र भी किया कि संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ इतिहास के पन्नों को भी यहाँ पर जानना जरूरी है कि क्यों इसको लेकर लोगों की उम्मीदें भी जग रही हैं, तो दूसरी ओर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। किंगफिशर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, क्योंकि कई बार पहले हमने ऐसी एयरलाइंस देखी है जो बंद भी जल्दी हो गई है। किंगफिशर्स का यहाँ पर जिक्र करें तो 3 मुख्यतः यहाँ पर रीजन थे उनके। पहला, ज्यादा खर्च, दिखावा, और दूसरा था उनका खराब फाइनेंस। अब मैं यहाँ पर गो फर्स्ट की बात करूं तो इंजन सप्लाई उनका मेन मुद्दा था, देन लीज विवाद काफी ज्यादा था और कैश फ्लो इशू उनके अंदर ज्यादा था, तो इस वजह से वो एयरलाइंस वहां पर बंद हो गई थी। जेट एयरवेज में भी गलत एक्सपेंशन, खराब मैनेजमेंट ये मुख्यतः कारण रहे। यानी कि कुल मिलाकर अगर तस्वीर देखी जाए तो सभी एयरलाइंस जो बंद हुई वो उनके गलत मैनेजमेंट की वजह से, वीक फाइनेंस की वजह से और उसके साथ साथ एक्सपेंसिव फ्यूल की वजह से बंद हुई थी। अब बात करें अल हिंद एयर का फ्यूचर का अगर बात करें, अल हिंद एयर के फ्यूचर का अगर बात करें तो उनका जो भविष्य है वो पूरे 3 बातों पर टिका हुआ है। सबसे पहला, सही रूट सिलेक्शन उनका यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा, कम खर्च और सीमित विस्तार। जैसे हमने किंगफिशर्स का देखा, वो काफी ज्यादा विस्तार में चले गए थे, तो वो भी उनके लिए एक माइनस पॉइंट की तरफ देखा गया था। और उसके बाद जो उनका मौजूदा ट्रैवल नेटवर्क है उसको और भी मजबूत करना, ताकि वो अगर इन फ्यूचर एक्सपेंशन करने की भी कोशिश करें तो उनका जो पकड़ है एटलीस्ट वो स्ट्रॉन्ग रहे। फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसे एक ट्रैवल इंडस्ट्री से आई कंपनी यहाँ पर अब एविएशन सेक्टर में इन्वॉल्व हो रही है, एविएशन सेक्टर के अंदर अपनी सफलताओं की परचम लहराने के लिए तैयार है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि क्या आपको उम्मीद है इस एयरलाइन से, जिस तरह से हमने पास्ट में तस्वीरें देखी हैं। या अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।